हाय। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ पॉपुलेशन के बारे में बातें। पॉपुलेशन का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, पॉपुलेशन का आपस में इंटरेक्शन, लॉट का वोल्टेरा इक्वेशंस। हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सभी बातों को ऐसा कर लें कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल या नॉन न्यूमेरिकल तो हम लोग सॉल्व कर पाएँ। ये एक बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को मैं कुछ हिस्सों में तोड़ूंगा और हम लोग बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि हर फ्रेगमेंट में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। क्या तुम इस पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हो जो फोटोग्राफ में लोग दे रखे हैं? नो डाउट बहुत मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में दिसंबर 2017 तक की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन की पॉपुलेशन 7.6 बिलियन है, जिसमें से 17.9% मतलब 18% के आसपास केवल इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। चाइना से थोड़ा सा पीछे है। और देखो जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन जा रही है तो कुछ दिनों के अंदर हम लोग पक्का चाइना को बीट कर देंगे और वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे। बट क्या आप जानते हो कि हमारी पॉपुलेशन हम लोग काउंट कैसे करते हैं? देखिए, भारत सरकार के द्वारा कुछ लोग अपॉइंट हैं और एक अच्छा खासा प्रोग्राम चलता है जिसे हम बोलते हैं जनगणना, जिसमें लोग घर घर जाते हैं और वहाँ पूछते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, और फिर उन काउंटिंग्स को जोड़ करके हम लोग बताते हैं कि पूरे भारत में कितने लोग अवेलेबल थे, कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितनी महिलाएं। बट क्या इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके हम लोग जंगल में काम कर सकते हैं कि कितने ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर? बट वैसे इंसेक्ट्स को या फिर एनिमल्स को जंगल में पकड़ना, काउंट करना और ये पता लगाना कि हर पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, पॉपुलेशन का मतलब होता है एक ही स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल इस स्टडी एरिया में अवेलेबल है। और ऐसी कई सारी स्पीशीज की अलग अलग पॉपुलेशन होती हैं जिन्हें सबको मिला के हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। तो जब हम लोग पॉपुलेशन स्टडी कर रहे होते हैं तो हम एक ही स्पीशीज के मेंबर्स को जानना चाहते हैं कि वो किस इस एरिया के अंदर कितने अवेलेबल हैं। और उसके लिए बेस्ट मेथड अवेलेबल है हमारे पास, मार्क, रिकैप्चर एंड रिलीज। इसमें जो भी स्पीशीज़ के मेंबर्स को हमें स्टडी करना है, हम उनके कुछ मेंबर्स को कैप्चर करते हैं, उनको मार्क करते हैं और फिर छोड़ देते हैं उसी एनवायरनमेंट में वापस। फिर कुछ दिन बाद वापस आते हैं। ये कुछ दिन कितने दिन होंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म कितना जल्दी घुल मिल जाएगा वापस पॉपुलेशन में। इसके लिए हर एक स्पीशीज़ के लिए अलग अलग हमारी कैलकुलेशंस हैं। फिर वापस आकर के हम दोबारा से कुछ पॉपुलेशन को कैप्चर करेंगे और चेक करेंगे कि अब जो हमने नई पॉपुलेशन कैप्चर करी इसमें से कितने ऐसे हैं जिन्हें हमने पिछली बार लेबल कर रखा। तो उस तरीके से हमें आइडिया लग जाता है कि जितनों को हमने लेबल किया था वो एक्चुअल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज। सिंपल सा फार्मूला एक, पी इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड टोटल डिवाइड बाय सेकेंड मार्क। मतलब अगर आपको किसी एरिया में पॉपुलेशन कितनी है स्पीशीज की ये काउंट करना है तो आप जितने आपने शुरुआत में ऑर्गेनिज्म पकड़े जिन्हें मार्क किया था आपने फर्स्ट बार, उनको मल्टीप्लाई कीजिए जितने आपने सेकंड बार पकड़े और फिर डिवाइड कर दीजिए जो सेकंड बार था आपको उसमें से कितने मार्क्ड मिले। मुश्किल नहीं है, समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि किसी जगह पर ग्रास होपर्स की एक पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में से हमने 10 ग्रास होपर पकड़े, जिन्हें हमने पकड़ा है ये है मेरे फर्स्ट कैप्चर, टोटल है 10। फिर इनको मैंने लेबल कर लिया, मतलब इनको मैंने कलर लगा दिया, इनके ऊपर ब्लू कलर कर दिया इन सबको, तो ये टोटल 10 है। इसके बाद इन्हें मैंने वापस छोड़ दिया एनवायरनमेंट के अंदर और कुछ दिन बाद फिर हम वापस आए हैं पकड़ने के लिए। उस बार हमने जो 10 पकड़े हैं उन 10 में से मेरा जो सेकंड कैप्चर है और इन 10 में से जो मार्क्ड हैं ये हैं 3। तो अगर मैं इस वैल्यू को अपने फार्मूले के अंदर डाल दूं तो मुझे इस एरिया में पॉपुलेशन कितनी है मुझे इसका आइडिया मिल जाएगा। तो पॉपुलेशन का निकालने के लिए जो सबसे पहली बार मैंने पकड़े थे वो थे 10, जो दूसरी बार पकड़े हैं वो भी 10 पकड़े हैं मैंने, और टोटल जो सेकंड बार में मार्क्ड मिले हैं वो हैं 3। तो जो पॉपुलेशन है वो है 100 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 33। तो इस टाइम ग्रास होपर्स की पॉपुलेशन इस इकोसिस्टम में 33 है, 33। जब हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि किसी इकोसिस्टम में पॉपुलेशन हमेशा जैसी नहीं होती, हर जगह होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। कुछ पॉपुलेशन ऐसे ही हैं जो क्लम्प्स में रहती हैं, गुच्छों में, मतलब किसी एक एरिया में पेड़ के पास में कहीं बहुत ज़्यादा हैं वो, फिर बीच में कुछ भी नहीं है। तो पॉपुलेशन जब गुच्छों में रहती हैं, ग्रुप्स में, तो उन्हें हम बोलेंगे क्लम्प्ड पॉपुलेशन। जबकि कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी होती हैं जो यूनिवर्सली या होमोजीनियसली डिस्पर्स्ड हैं उस इकोसिस्टम के अंदर, किसी एक जगह बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मिलती और किसी जगह कम नहीं मिलती। तो कुछ ऐसी भी होती हैं जो रैंडम डिस्पर्सन दिखाती हैं, कहीं पर तो काफ़ी सारे लोग अवेलेबल हैं, काफ़ी कहीं पर काफ़ी कम है, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, जैसे हम बोलते हैं रैंडम डिस्पर्सन। अब अगर मैं किसी एक जगह आया और मैंने पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे जैसे ग्रास ऊपर थे मेरे 33 ग्रास ऊपर, एक साल बाद वापस आया मैं ये जानने के लिए कि क्या अब भी 33 हैं, 33 से कम हो गए हैं, 33 से ज़्यादा हुए हैं, तो मुझे दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, रिकैप्चर वाला, और फिर मैं चेक करूँगा कि पॉपुलेशन कितनी है। लेकिन अगर मुझे स्टार्टिंग की पॉपुलेशन पता थी और अगर मुझे मालूम है बी क्या है, डी क्या है, आई क्या है, ई क्या है, तो बिना मैं वहाँ जाए भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ घर बैठे हुए कि आज की तारीख में पॉपुलेशन कैसे है, कितनी है। मान लीजिए स्टार्टिंग में जब हम पहले आए थे तो पॉपुलेशन थी N0,
अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो गई होगी, दैट इज N1। तो फिर मुझे क्या करना है, पॉपुलेशन बढ़ी, किन कारणों से पॉपुलेशन बढ़ सकती है। एक कारण है बी मतलब बर्थ, कितने पैदा हुए इस 1 साल के अंदर। पॉपुलेशन कम कैसे हो सकती है, डेथ, कितनों की डेथ हुई इस 1 साल के अंदर। अगेन पॉपुलेशन बढ़ाने वाला एक फैक्टर और भी है, वो है इमिग्रेशन, कितने ऑर्गेनिज्म इस स्पीसीज के ऐसे हैं जो किसी दूसरे एनवायरनमेंट से यहाँ आए हैं, या फिर कितने स्पीसीज के मेंबर हैं जो इस एनवायरनमेंट को छोड़ करके कहीं और चले गए हैं। इमिग्रेशन, जैसे जब भारत से हम लोग यूएस जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम लोग इमिग्रेशन कर रहे हैं, ई वाला। और जब हम बाहर से वापस देश में आते हैं तो हम बोलते हैं इमिग्रेशन कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन और डेथ मेरी पॉपुलेशन को कम करने में इन्वॉल्व होते हैं, और बर्थ रेट और इमिग्रेशन ये पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो इन फैक्टर्स को इंक्लूड कर दूं मैं तो मुझे एक्चुअली मालूम पड़ जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पॉपुलेशन कितनी है अभी इस टाइम। इंडियन ऑर्गेनिज्म किस हिसाब से सर्वाइव कर रहे हैं और कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, इससे भी हमें पॉपुलेशन के इंट्रिंसिक रेट के बारे में डायरेक्ट आइडिया मिल जाता है। इंट्रिंसिक रेट को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, और इसे हम लोग बी माइनस डी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई पॉपुलेशन का जो खुद का अपना रेट है कि वो किस रफ्तार से बढ़ेगी, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट को हम लोग नेटिलिटी रेट भी कहते हैं, और डेथ रेट को हम लोग मोर्टिलिटी रेट भी कहते हैं। देखिए ये दोनों रेट हमेशा पर 1000 पर ईयर के यूनिट के साथ एक्सप्रेस होंगे। कभी किसने कहा है कि 40 का बर्थ रेट है, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है 40 बर्थ पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर। जितनी पॉपुलेशन होती है अगर हम उनके आर की बात करें तो उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि अपने आर के बेस पे वो एक अनलिमिटेड ग्रोथ दिखा सकते। तो सिंपल सा एक पॉपुलेशन का अगर हम बात करें जितना अभी तक हमने पढ़ा है, तो पॉपुलेशन में चेंज कितना आया, DN अपॉन DT। DN है चेंज इन पॉपुलेशन, DT है जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं उसका रेट क्या था, इंट्रिंसिक रेट, और स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी। हम लोग इस सिंपल से फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने कुछ और इन्वॉल्व नहीं कर रखा तो हम बात कर रहे हैं कि ये RN वाली कहानी ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आमतौर पर जे शेप दिखाता है। जैसे अगर मैं बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहा हूँ तो मैं पाऊंगा कि बैक्टीरिया 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 बढ़ते जा रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस तरह की ग्रोथ कर्व को हम लोग बोलते हैं जे शेप्ड कर्व। अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर तो ये होना चाहिए ना कि कॉकरोच सारी दुनिया पे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, कॉकरोच का जो रिप्रोडक्शन का रेट है अगर वो अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ प्रोड्यूस करे, उसके सारे बच्चे सर्वाइव करें और वो भी प्रोड्यूस करें, तो विद इन 1 ईयर पूरी धरती पर पैर रखने की जगह नहीं होगी, कॉकरोच ही कॉकरोच होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ जगह को छोड़ करके इंसेक्ट्स वगैरह की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं बढ़ पाती। तो फिर कुछ तो कहानी है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, और उस कुछ कहानी को समझने के लिए ही एक फैक्टर और इंक्लूड किया जाता है, वो है कैरिंग कैपेसिटी। कोई एनवायरनमेंट कितने ऑर्गेनिज्म को कैरी कर सकता है। अगर किसी घास के मैदान में बहुत सारे खरगोश हैं तो खरगोश की पॉपुलेशन कितनी बढ़ सकती है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस घास के मैदान में खाने के लिए कितना अवेलेबल है, जगह कितनी अवेलेबल है, प्रीडेटर्स कितने हैं। हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट। तो जब भी कभी एनवायरनमेंट डिसाइड करे कि मैक्सिमम रेट कितना जा सकता है, जो कि नॉर्मली सभी पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो अपना लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखा रहा है। लॉजिस्टिक ग्रोथ जब भी कभी दिखाएगा तो मुझे पहली बार जो ग्राफ है वो शुरुआत में बढ़ेगा जे शेप की तरह, लेकिन जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचेगा वो ग्राफ स्टेबल हो जाएगा। इंडीड, सपोज ये है मेरा कैरिंग कैपेसिटी, अगर मैं नंबर के स्केल पे बात करूं तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को हम लोग, रेजिस्टेंस को हम लोग K माइनस एन अपॉन के कह सकते हैं। देखिए एनवायरमेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोक लग जाए किसी कारण से, जैसे कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स या कुछ और एनवायरनमेंट के द्वारा क्रिएटिव किए हुए कारण से, तो हम उसे बोलते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। और उसके लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो है K माइनस एन अपॉन के। तो इंडीड अब इस केस में जब एनवायरनमेंट भी रोल प्ले कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज की एक टाइम पीरियड में पॉपुलेशन साइज कितना बढ़ा, तो उसमें नो डाउट जो उसका खुद का बायोटिक पोटेंशियल था, बायोटिक पोटेंशियल वही है जिसे हम लोग RN कह रहे थे कि वो खुद कितना अपना पॉपुलेशन का साइज बढ़ा सकता है। अब इसमें एनवायरमेंट रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो गया। तो जो मेरी पुरानी इक्वेशन थी DN अपॉन DT इजिकल टू RN, उसमें एनवायरमेंट रेजिस्टेंस को और इंक्लूड कर दिया गया है K माइनस एन अपॉन के। और अब इस इक्वेशन के द्वारा हम लोग बता रहे हैं कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसी होती है। इंडीड पॉपुलेशन की ग्रोथ अगर कैरिंग कैपेसिटी के पास में है, ये कह लीजिए टोटल पॉपुलेशन जितनी भी हमारी ये कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच कर गई है, तो फिर और पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती। जो मेरा रेट है वो 0 हो जाएगा, DN अपॉन DT इजिकल टू 0। देखिए सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मैं कहूँ कि किसी एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी 100 इंडिविजुअल्स की है, किसी पॉपुलेशन ने ग्रोथ करना शुरू किया और जैसे ही वो 100 के नंबर तक पहुंचा तो 100 से थोड़े से ऊपर बच्चे पैदा हो जाएंगे, जिससे कि 101, 102। लेकिन फिर जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन्हें एनवायरनमेंट में सपोर्ट करने के लिए माहौल नहीं है, खाना कम है, जगह कम है, तो उन बच्चों में से कुछ मर जाएंगे। अगर सपोज 102 बच्चे थे तो 2 नहीं मरेंगे केवल, सपोज 4 बच्चे मर गए, तो जो पॉपुलेशन है वो 98 हो गई। 2 के लिए अभी भी जगह है,
फिर कुछ बच्चे पैदा होना शुरू होंगे, ये नंबर ऐसे ही फ्लक्चुएट करता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। याद है लाइफ ऑफ पाई और मैडागास्कर, इन दोनों मूवीज में कुछ खास बात थी कि मीरकैट्स बड़ी हाई कंसंट्रेशन में दिखाई गई थी। चलो मेडागास्कर तो एनिमेशन था और वो कंप्यूटर ग्राफिक था पाई, लेकिन याद है वो जो आइलैंड था, एक मिस्ट्री आइलैंड, जिस आइलैंड पर पैर रखने की जगह नहीं थी क्योंकि वहाँ इतने सारे मीरकैट्स थे। इतने सारे मीरकैट्स कैसे वहाँ आ गए, कैसे वो सस्टेन कर रहा था सिस्टम। तो बड़ो वैसे उस एनवायरनमेंट में खाने की कमी नहीं रही होगी, जगह की कमी नहीं रही होगी और किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहा होगा, तभी वो इतना बढ़िया फल फूल गए। बट देखिए कैरिंग कैपेसिटी तो हमेशा असर दिखाता है, तो ऐसे बहुत रेयरली देखने को मिलता है कोई पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा मिल जाए किसी जगह पर कि वहाँ पैर रखने की भी जगह ना हो। आप भी जानते हो कि अगर एक बंद कमरे में हम खरगोश छोड़ दें, खरगोश बच्चों पे बच्चे पैदा करते जाएं, तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी डेंसिटी बढ़ेगी, तो बट वैसे वो अपने द्वारा प्रोड्यूस किए गए गंदगी की वजह से बीमार हो जाएंगे, खाने की कमी हो जाएगी, जगह की कमी हो जाएगी, और ये सब कारण पॉपुलेशन की ग्रोथ को गिरा देंगे। डेथ रेट बढ़ जाएगा, बर्थ रेट घट जाएगा। तो जो के है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो हम बात कर रहे थे, के माइनस एन अपॉन के, जिसमें कैरिंग कैपेसिटी है, ये हम लोग कह सकते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं कुछ कैरेक्टर, और कुछ कैरेक्टर होते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट। जैसे कि पॉपुलेशन में डेंसिटी कितनी है, इस बात का असर पड़ने वाला है फूड सप्लाई पर, प्रिडेशन पर और पैथोजन पर। जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, खाने की दिक्कत होगी, वहाँ प्रीडेटर्स भी ज़्यादा होंगे और पैथोजन मतलब बीमारी फैलने के चांस भी हो जाते हैं। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जैसे कि एबायोटिक फैक्टर्स, भूकंप आना, बाढ़ आना, आग लग जाना, टेम्परेचर का अप डाउन होना। इन्हें थोड़ी पता है कि इस एरिया में डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की। जब भूकंप आएगा तो जो भी किसी गलत जगह पे था वो मारा जाएगा। भूकंप ये थोड़ी पूछेगा कि भाई आपकी पॉपुलेशन कम है तो आपको छोड़ दूं क्या। तो ऐसे फैक्टर्स जो डेंसिटी देख करके अपना असर नहीं दिखाते, उन्हें हम बोलेंगे डेंसिटी इंडिपेंडेंट। और जो फैक्टर्स ऐसे हैं जो डेंसिटी की वजह से अपना असर दिखाते हो, उन्हें हम बोलेंगे डेंसिटी डिपेंडेंट। तो जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो एक बार सोच लो, उस फैक्टर के बारे में बात कर लो उस फैक्टर से, कि भाई साहब आप जो असर दिखाने वाले हो किसी के ऊपर, वो आप उसकी डेंसिटी देख कर असर दिखाते हो या फिर डेंसिटी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बेस पे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो डेंसिटी डिपेंडेंट है या फिर डेंसिटी इंडिपेंडेंट। मैनी पॉपुलेशन लिव इन सेपरेट हैबिटेट पैचेस। अब देखिए जब पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन किसी जगह रह रही है, जैसे कि याद है आपको पुराने ज़माने में ह्यूमन की जो पॉपुलेशन होती थी वो कहीं किसी खास जगह होती थी, वहाँ जहाँ पानी की दिक्कत ना हो, जहाँ फर्टाइल सॉइल हो, जहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छे से हो। तो यानी कि एनवायरनमेंट यहाँ सूटेबल है, और ये यहाँ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आसपास का जो दूसरा एरिया है वहाँ पर एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं था। बट फिर कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी होती है जो किसी एक बड़े जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही छोटे छोटे फर्दर पैचेस के रूप में है, जैसे कि गांव हमारे। हर पॉपुलेशन जो है अपने पैच में फिट रहती है, एक ही स्पीशीज के हैं सारे, और ये पैचेस आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, लोग आते जाते रहते हैं एक पैच से दूसरे पैच के बीच। तो जो ये छोटी छोटी पॉपुलेशंस हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सब पॉपुलेशन। और जो ये पूरा बड़ा कुनबा है पॉपुलेशन का, इसको हम लोग बोलेंगे मेटा पॉपुलेशन। अब मान लीजिए हमारे पास तितलियों की दो पॉपुलेशन है, जंगल के दो हिस्सों में रहती हैं। कभी कभी ये एक दूसरे से मिलजुल लेती हैं, एक दूसरे के एरिया में आ जाती हैं, लेकिन रहती हैं अपने घर में ही वापस। तो जो ये इंडिविजुअल पॉपुलेशन है ए और बी, ये सब पॉपुलेशन हो गई, और इस पूरे जंगल में जो तितली की पॉपुलेशन है ये है मेरी मेटा पॉपुलेशन। अभी तक की बातों से हमें इतना तो समझ में आ गया कि जो पॉपुलेशन है वो दो तरह के ग्रोथ दिखाती है, एक जे शेप और एक एस शेप। एस शेप्ड में के की बात आती है, कैरिंग कैपेसिटी की, और जे शेप में केवल उसका रेट चलता है, उसका रेट। और इंडेड इसका जो फार्मूला था डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, तो इसका भी फार्मूला सेम ही है, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। बस यहाँ पे एनवायरमेंट स्ट्रेस हो रहा गया है, और वो है आपका के माइनस एन अपॉन। जो ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को इसलिए मेंटेन रख रहे हैं और इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि उनका इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा है, अपने बायोटिक पोटेंशियल की वजह से वो अपने नंबर को मेंटेन कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं आर स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी की वजह से अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हम लोग के स्ट्रेटेजिक। एक दूसरा यूट्यूब लिंक भी मैंने डाला हुआ है जिसको हम लोग आर और के स्ट्रेटेजिक के नाम से देखते हैं, इस लिंक को भी चेक कीजिए आप। इस लिंक में के और आर स्ट्रेटेजिक को और डिफाइन किया गया है, प्लस साथ में वहाँ जो साथ के क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व किए। यहाँ आकर के हम लोग इसका पहला पार्ट ख़त्म करते हैं इस टॉपिक का, और उसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इन इक्वेशंस को और आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे हम लोग कि सिर्फ एनवायरमेंट स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं उसमें भी तो कई तरह के स्ट्रेस हैं, जैसे कंपटीशन है स्पीशीज़ के बीच में, जैसे कि प्रिडेशन है, ये भी तो स्पीशीज़ की फिटनेस पर फ़र्क डालते हैं। वो फ़र्क कैसे डाला जाता है, उन नई फीचर्स को जैसे कि प्रिडेशन है, जैसे कंपटीशन है, उसको हम कैलकुलेशन में कैसे इंक्लूड करते हैं, और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन का फ्यूचर क्या है।
ये सब जानेंगे हम आगे वाले पार्ट्स के। जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूँ आपको मिलते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इन वीडियोज़ को अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।